ये जो ऑप्शन है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, ये कितना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो सकता है आने वाले दिनों में? पाकिस्तान की नई तारीख लिखी जा रही है सियासत में। एक मकबूल तरीन लीडर अपनी दो बाख्तियार सूबाई हुकूमतों को खुद डिसॉल्व करता है कौमी एक बड़े मकसद के लिए, और ये शायद तारीख और किसी के हिस्से में नहीं आई, इमरान खान के हिस्से में आई। 9 महीने में ये इम्पोर्टेड हुकूमत हर मैदान में नाकाम हुई। सियासी तौर पे ये खुद कहते हैं कि हम इलेक्शन के काबिल नहीं हैं। मैं अब्बासी साहब उनकी पार्टी को बेवकूफ़ों का टोला नहीं कहूँगा, नादानों का टोला कहूँगा। ये दुनिया में कौन सी मखलूक है कि अपनी हुकूमत तोड़ के कह रहे हमने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिए। 9 साल पुख्तनख्वा में कुछ नहीं कर सके, 4.5 साल यहाँ पे पूरे कर दिए, पंजाब में कुछ नहीं कर सके। अब इनके पास यही है कि अपनी टांग पे फायरिंग करके और एफआईआर काटो। सुनने में ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन शायद इंतखाबात की तरफ ना जाए, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आज वैसे ही उन्हें ब्रीफिंग दी गई है कि दहशतगर्दी के खदशात हैं, इस वजह से कोई भी बड़ा वाकया खुदा न खास्ता हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने आज तो इलेक्शन कराने का कहा है, तो मैं तवक्को रखता हूं कि इलेक्शन कमीशन, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन का इनेकाद है, वो अब इसका इनेकाद करेंगे, और अगर उन्हें एक्स्ट्रा फोर्सेस की जरूरत है तो वो भी वो तलब कर सकते हैं। ये पार्टियां जो बज़ाहिर अपने आप को जमहूरी कहती हैं, ये सारी की सारी बेदख्ती हैं। पंजाब में भी इलेक्शन नहीं होते, केपी में भी नहीं होते, सिंध में भी नहीं होते, कोर्ट को कराना पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान में वन वर्सेस ऑल की सियासत उरूज पर है। हर गुजरते लम्हे के साथ एक नई डेवलपमेंट आती है जो हिलाकर रख देती है। आप अगर शो लाइव भी कर रहे हो तब भी मुसीबत है, रिकॉर्ड करें तब भी मुसीबत है। हालात ये हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जराए के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब से एतमाद का वोट ले सकते हैं। यह बात ऑप्शन के कार्ड के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। उससे बड़ी डेवलपमेंट अब से चंद लम्हे पहले की यह है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वो तमाम धड़े जो अब एक साथ जमा हो चुके हैं, इम्कानात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि वो वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें सपोजिशन के ऊपर हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो इन एक्चुअल हो चुकी है वो है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब की जानिब से समरी के ऊपर साइन करना और गवर्नर को मौसूल होना, और गवर्नर साहब का आज वज़ीर आज़म साहब से मिलना और वहां पर यह बात डिस्कस होना कि अप्रैल के अंदर पंजाब के इंतखाबात कराए जा सकते हैं। अगर पंजाब असेंबली तहलील होती है तो KPK तहलील होगी। कराची और हैदराबाद दादू में बल्दियाती इंतखाबात अपनी जगह पर होने जा रहे हैं। ओवरऑल जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर लीगल लकूनास वो कहां कहां पर कार फरमा रहेंगे, इलेक्शन कमीशन किस अंदाज से इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। आज का हमारा हैशटैग है #पॉलिटिकल क्राइसिस। #पॉलिटिकल क्राइसिस मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आज के हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हैं उनका तारुफ कराता हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब, साबिक MNA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीजन्ड पॉलिटिशियन, मरी से आपका ताल्लुक, आपने नेक ऑफ द आवर वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब कादिर मंदो खेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीजन्ड रहनुमा, पाकिस्तान के नामवर वकील, कराची से जब भी इस्लामाबाद आते हैं स्टूडियोज़ तशरीफ़ लाते हैं। सर आपने वक्त निकाला, यहाँ स्टूडियोज़ तशरीफ़ लाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब भी मौजूद हैं स्काइप पे, और वो तमाम लीगल लकूनास के ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं सदाकत अली अब्बासी साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये फरमाइए कि ये जो ऑप्शन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, ये कितना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो सकता है आने वाले दिनों में सदर मुमलिकत की जानिब से? जी जमील साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की नई तारीख लिखी जा रही है सियासत में कि जब कोई एक मकबूल तरीन लीडर अपनी दो बाख्तियार सूबाई हुकूमतों को खुद डिसॉल्व करता है नेशनल एक कॉज के लिए, कौमी एक बड़े मकसद के लिए, और ये शायद तारीख और किसी के हिस्से में नहीं आई, इमरान खान के हिस्से में आई। और मेरे भाई कादिर मंदो खेल साहब, आपके ही शो में एक आज से कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले
कह रहे थे कि ये देखिएगा जी, ये तो इमरान खान साहब कहते हैं कि असेंबली डिसॉल्व करेंगे, गागे घी है, और परवेज इलाही ये करेंगे, वो ये करेंगे। लेकिन बहरहाल सारे सियासी नाकदीन के मुंह बंद करके उनको इमरान खान साहब ने असेंबली तोड़ने का ऑर्डर दे दिया, और वो असेंबली की समरी आपके सामने है। और ये एक तारीख है जिसको आने वाले वक्तों में एक सुनहरी एक चीज से लिखा जाएगा। अब अगली बात ये कि जाहिर है हम तो समझते हैं कि 9 महीने में ये इंपोर्टेड हुकूमत हर मैदान में नाकाम हुई। सियासी तौर पे ये खुद कहते हैं हमारा कैपिटल एग्जॉस्ट हो गया, सियासी तौर पे ये खुद कहते हैं कि हम इलेक्शन के काबिल नहीं हैं, और उसकी मिसालें ये हैं कि ये पंजाब के इलेक्शन से भागे, ये हमारे कौमी असेंबली के इस्तीफों के इलेक्शन से भागे, ये इस्लामाबाद के इलेक्शन से भागे, ये सिंध के इलेक्शन से भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये आवाम को फेस नहीं कर सकते। इलेक्शन से इनका भागना ये इस बात का सबूत है कि ये बिल्कुल अपने इनकी ग्राउंड पे इनकी एक्सेस नहीं है। तो ये जो चीज़ हम कह रहे थे कि ये हमें इलेक्शन करवाना है, उसके लिए हमने पंजाब असेंबली तोड़ दी, अगले 2 दिनों में केपीके असेंबली तोड़ देंगे। उसके बाद हमें अगर इस्तीफे दोबारा इन्होंने कहा हम पेश हो जाएंगे। और फिर जो आपका सवाल है कि अगर बतौर हथियार पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां देने के बावजूद, अपनी हुकूमतें कुर्बानी देने के बाद हम इन पर जरूर कोई ना कोई सियासी अटैक करेंगे, लेकिन ये इनके बस की बात यानी वज़ीर आज़म से इनके बस की बात वोट लेने का कहा जा सकता है सदर मुमलिकत की जानिब से, बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन हम हमारा जो सियासत है, आपको पता है आखिरी रात तक चंद इनके जो व्हाट्सएप साफी हैं वो, और ये बड़ा पुरतमाद है कि जी 171 है। हम कहते थे 187 और 187 थे स्पीकर को मिला के, वो भी हमारी बात सच्ची साबित हुई। हमने असेंबली तोड़नी, वो भी सच्ची साबित हुई। अब हमने इनको ज़रा सरप्राइज देके इनको हमने फारिग करना है सियासत से, और वो अब हमारा अटैक वफाक की हुकूमत 27 किलोमीटर की है। मैं अपने भाई मंदो खेल साहब से अपनी बारी पे उन्हीं की तरफ आता हूं, ये जवाब दें। आज ये शर्मिंदा है, मैं उन्हीं की तरफ आता हूं। आप अगर इजाजत दें, ये कहते थे आप अगर इजाजत दें तो मैं उनकी तरफ जाता हूं। आबिद जुबैरी साहब से पहले, क्योंकि जुबैरी साहब जो है ना, इस ही इज लाइकली बीइंग अ सैंडविच बिटवीन द टू। सब पे भारी एक जरदारी सब पे भारी का जो वो पैसों वाला था, वो भी इमरान खान ने अब खत्म कर दिया। नासिर शाह और शर्जील मेमन के पैसे वापस, और पीटीआई के लोगों ने एक जरदारी सब आपके पास सबूत है कि पैसे दिए गए, सबूत है इस चीज के? सदाकत साहब जी, पैसे बांटे गए, सबूत हैं। 5 बंदों को जी 5 बंदों को 1 अरब प्लस की ऑफर है, वो बंदे मौजूद हैं, और 3 बंदे जिन्होंने हमारे खरीदे हैं 5-5 करोड़ रुपए के। बस अब आप इजाजत दीजिए, मैं कादिर मंदोखेल साहब खरीदे गए स्टूडियोज में आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताएं, असेंबली आप मेरे शो पे कह के गए थे असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर को नहीं जाएगी, चली गई, कह के गए थे। ठीक है, अब आप बताएं। हाँ प्लीज तामुल से सुन ले। अब्बासी साहब से भी दरखास्त है जी जी, इस गे 8 महीने क्यों लगे और अभी मजीद लग रहे हैं? ठीक है, सुनते जे बात। और अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि ये वक्त सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। क्या गुलाम मुसा खान फारूक लगारी के लाइन में इमरान नियाजी भी खड़ा हो गया? ज़रूर तारीख़ में उन्होंने भी असम्बली तोड़ा, लगारी ने भी तोड़ा, और अब इमरान नियाजी ने परवेज़ इलाही के ज़रिए ने भी असम्बली तोड़ा। यकीनन आप उसको सुनहरी अरूफ कहो, मैं कुछ और कहूँगा। फिर उसने ये कहा कि इलेक्शन में ये भाग रहे। आप मुझे बताओ, आईन पाकिस्तान, हमारे मोहतरम आबिद जुबैरी साहब हमारे, मैं अभी उनके पास जाऊंगा, ठीक है, ये बता दी मुझे कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ था वो उस वक्त तक था कि जब इमरान अहमद खान नियाजी साहब की हुकूमत रहेगी, ठीक है, उसके बाद फिर ये इलेक्शन होगा। 5 साल की हुआ था। और यही अगर आप मुख्तलिफ शो में देख लें, और आज भी आपने उनको साबिक है, मैंने कहा मैं इसको नहीं कहूँगा साबिक की, आप अल्फाज वापस ले लें, ये भी गैर जमहूरी बात है। इस वजह से एक वो कहते हैं मैं उनकी बात मानूंगा, एथिकली नहीं एथिकली क्या मतलब? वो कहेंगे कि मैं कुछ और हूं तो आप कुछ और कहेंगे। अगर कहेंगे तो मैं कहूंगा सर, जरूर। मैं वो अगर कहेंगे तो मैं कहूंगा ना। आप तो एक सीनियर एंकर है, आपको तो ये बताओ ना कि जब तक, और फिर आप इज्तिमाई उनके इस्तीफे कबूल करना है, अच्छा उसको छोड़ें, अच्छा करेंगे तब करोगे। चले कौमी इंतखाबात को छोड़ दें, कबल इस वक्त इंतखाबात को भी छोड़ दें, असेंबली को भी छोड़ दें। कल रात 3 बजे आप लोगों को ऐसी क्या पड़ी कि शर्जील मेमन साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमने इंतखाबात बल्दियाती नहीं होने देने। देखिए, आज फिर इलेक्शन कमीशन को आना पड़ गया उसके ऊपर।
तो इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब भाग रहे हैं ना आप इंतखाबात से? नहीं 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 नहीं, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। पहली बात तो ये है कि एक तो ये MQM का मुतालबा था जो उनकी अलकाबंदी के ऊपर उसे एतराज़ किया है, और यकीनन उसका एतराज़ जेन्युइन भी है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जहाँ PTI उसको गलत कर रहे हैं, तो वहाँ दूसरी पार्टी को भी ये हक है, अगर वो कहीं गलत करते हैं तो उसको बता देते हैं। और चूंकि हमारी इत्यादि है और हमने उनके साथ कमिटमेंट किए कि हम आपके साथ चलेंगे, तो हमने उनका ये मुतालबा कि ठीक है अगर आपको इसके ऊपर एतराज़ है, नहीं तो आज दिन में जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लम्हा ऐसे बदलता है पता नहीं चल। आज दिन में मैंने मेहरान टीवी को जो इंटरव्यू दिया है उसमें मैंने ये कहा कि हमें तो इस बात पे दुख है कि ये इलेक्शन मुलतवी हुआ रहा है, क्योंकि हमारे साथी हमारे जाले तो इलेक्शन की पूरी तैयारी है। आपने पिछले इतवार को पिछले से पिछले इतवार करा देना, इलेक्शन की तैयारी है तो मसला क्या है? तो करा रहे ना, तो सेंसस में तो 2 साल लग जाएंगे, इतनी जल्दी थोड़ी होता है। ये सेंसस की वजह से नहीं, एक चीज बताऊं, अलकाबंदी देखिए, एक चीज होती है, अलकाबंदी से पहले जो अलकाबंदी बनी हुई थी या अब भी किसी लोगों को बेतराज होता है, उसका ऐसा होता है ना कि उसका कोई एक डायनेमिक होता है। उसका ये होता है, मिसाल के तौर पे आप हाई टेंशन लाइन क्रॉस नहीं कर सकते हो, आप मेन रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो, तो बाज़ हल्की इस तरह बने हैं, तो 100% में MQM के साथ इतफाक नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये, आप ये कह रहे हैं, ये जो फरमा रहे हैं कि अप्रैल में तो रमज़ान का महीना है, तो क्या ये रमज़ान में इलेक्शन कराएंगे? इनको इतनी जल्दी है, ये तो यकीन करेंगे इनका कोई कसूर नहीं है। तहरीक इंसाफ का PTI कोई कसूर नहीं, कसूर सिर्फ और सिर्फ हमारा है। हमारा ये कसूर है कि हमने इस शख्स को इतनी बड़ी लंबी चौड़ी करप्शन के बावजूद, जहां गोगा गोगी का स्कैंडल, पैसे चलाए हैं आप लोगों ने, सुन लेना पूरे सर, पंजाब में पैसे चलाए हैं आप लोगों ने। अच्छा, ये आपके इल्जाम लगा रहे हैं अभी बैठ के। तो अगर हमने पैसे चलाए कि नहीं चलाए? अच्छा, मैं क्यों आपके सामने, एक आदमी ने हवा में बात कर ली है, मैं उसको बोला हाँ हवा में बात कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, आप उसको अपनी बारी पे जवाब ले लें उसे। आप मुझे एक बात बताओ, इस तरह सिंध हाउस में जो इनके MNA हमारे पास खुद चल के आए थे, और खुद चल के आने के बाद ये आबिद जुबैरी साहब से पूछो, एक भी वोट अगर हमें पड़ाओ तो ये PTI आसमान सर पे उठा लेते। याद है आपको? नहीं पड़ा। आज उन्हें कहा शर्जील मेमन और नासिर शाह फलां सारे ये अभी, तो आज इनके MP कैसे पूरे हो गए? अगर हमने तोड़े होते तो MP उसके कैसे पूरे थे? सवाल ये सामने आ गया ये सार। और फिर दूसरी बात, कल तक उन्होंने, यानी आपने पैसे नहीं चलाए, आप ये कह रहे हैं? मैं आपकी बात, भाई अगर हमने पैसे चलाए होते या लोग हमने खरीदे होते तो इनका 186 फिगर कैसे पूरे होते, जो कि नून लीग उसको नहीं मान रही है, ठीक है। अच्छा, मैं उस बारे में आपकी इजाजत से मैं आबिद जुबैरी साहब की तरफ चला जाऊं। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे इंतहाई मोहतरम एक सीजन्ड पाकिस्तान के कानूनदान है आबिद जुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लीगल लकूनास क्या हो सकते हैं? गवर्नर साहब के पास कितना टाइम है, और उसके बाद गवर्नर राज का कितना चांस है पंजाब के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले कादिर भाई की बातें सुनी, सदाकत भाई की बातें सुनी, सर बड़ी अच्छी बात करते हैं। कादिर से तो मेरे पर्सनल बहुत ताल्लुकात हैं जी। ये देखिए, लकूना का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें, मैं नहीं समझता कोई लकूना है। कॉन्स्टिट्यूशन आइन बड़ा, और ये कादिर बैठे हैं, ये बहुत अच्छे वकील हैं, ये भी इस बात की तायद करेंगे। इसके अंदर क्लियर है आइन के अंदर कि 48 घंटे का टाइम होता है गवर्नर साहब के पास कि वो इस समरी पे जो एडवाइस दी गई है उस पर अपना हुक्म सादिर करें। अस्यूमिंग कि वो नहीं करते तो आइन खुद 112 आर्टिकल 112 है जो डील करता है प्रोविंशियल असेंबली से। वो कहता है कि जी 48 घंटे के अंदर असेंबली तहलील हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो केयर टेकर सेटअप, जो निगरान सेटअप है, उसकी जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 220 से लग जाएंगे। तो इस तरह से ये तरीका, लकूना कोई नहीं है। ये बात ये हुई कि इलेक्शन रमज़ान शरीफ में होंगे। मैं और चैनल पे मुझसे एक सवाल हुआ था, देखिए रमज़ान मुबारक, रमज़ान शरीफ में अगर इलेक्शन है और समझते हैं कि उसके अंदर कोई कतरा नहीं, कोई मुश्किल है, तो ऑप्शन होता है कि आप कर सकते हैं, कोर्ट में जाके ये बात कर सकते हैं। लेकिन जो आइन के अंदर 90 डेज का टाइम है, वो 90 डेज मैक्सिमम टाइम है कि 90 दिन के अंदर उनको इलेक्शन कराने। पहले भी हो सकते हैं, ये पाबंद, वो बिल्कुल पाबंदी हो सकती है। देखिए 90 दिन का टाइम प्रॉब्ली मुकन्ना ने और पार्लियामेंटेरियन ने रखा गया कि उसके अंदर वो सारे इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे जिसके अंदर वो एक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सकें। तो ये चीज़ भी देखी जा सकती है कि आया 90th डे पे इलेक्शन कराने या उससे पहले कराएं। अच्छा आबिद जुबैरी साहब, गवर्नर राज के हवाले से आपने बात नहीं की, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब बार बार इस पॉइंट को हैमर कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं वो कि हम गवर्नर राज लगा देंगे।
अब गवर्नर राज क्या लगेगा? देखिए, गवर्नर राज तो मैंने पहले भी कहा है, गवर्नर राज लगाने का तरीका 18वीं तरमीम के बाद एक तरह से नामुमकिन हो गया है। आर्टिकल 234 ही है ना जो कहता है कि वो जो सूबे की अगर हुकूमत कानून के और आइन के हिसाब से नहीं चल सकती तो वो एडवाइस कर सकता है गवर्नर प्रेसिडेंट को। लेकिन आप देखो आर्टिकल 234 से क्लियर है, लेकिन जो उसका अंदर एक तरीका कार दिया हुआ है कि किस तरह से गवर्नर राज आएगा ये तरीका। लेकिन मेरे हिसाब से अब तो वो ऑप्शन ही नहीं है। अब तो एडवाइस दी जा चुकी है गवर्नर को कि जी आप तहलील कर दें। ये एक आइन के अंदर एक आर्टिकल है जिसके तहत वो कर रहे हैं। तो इस वक्त गवर्नर राज की क्या बात हो रही है? मैं तो नहीं समझता गवर्नर राज इस तरह लगाया सकता। अगर ये इस तरह से कोई इस तरह की बात होती है तो आइन से होगी, मैं समझता हूं, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, जमहूरियत के लिए हम सबको आइन की मैं आप मुकन्नना एग्जेक्टिव हर कोई पाबंद है आइन को फॉलो करने पे। वेरी राइट सर। मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, तमाम कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अगेन हर कोई अपने अपने अंदाज से उसको इंटरप्रेट भी करता है और मिस इंटरप्रेट भी करता है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो लकूनाज हो ना हो वो बना दिए जाते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है ना सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंटरप्रिटेशन जो हमारे आइन के कादिर भाई बिल्कुल एग्री करेंगे मुझसे इस बात से, और ये जानते भी है, बड़े वकील हैं, कि इंटरप्रिटेशन ऑफ आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ जो है वो अदालत का काम होता है। वो जो बात कहती है वो इंटरप्रिटेशन मानी जाती है। हम उसको अपनी व्यू मैं जो आपके सामने बैठ के या कादिर जो आपके सामने बैठ के अपना व्यू दे रहे हैं, सदाकत साहब दे रहे हैं अपना व्यू, वो हमारी एक इंटरप्रिटेशन है। लेकिन फाइनल इंटरप्रिटेशन जो होती है वो अदालत ही देती है, जो हम सब पे बाइंडिंग होती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंटरप्रिटेशन का जो काम है, तशरीह का जो काम है आइन के आर्टिकल या कानून के, वो अदालत का सिर्फ और सिर्फ अदालत का काम। वेरी राइट। सदाकत अब्बासी साहब, सुन लिया आपने, कादिर मंदोखेल साहब कहते हैं कि एवं ही हमारे ऊपर हवा में इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप लोग खाम खा, हमने कोई नहीं पैसे दिए, कोई बंदा नहीं खरीदा। आपने बंदे कैसे पूरे कर लिए आपने? अच्छा, ये पता क्या कहा करते थे कि जी इमरान खान को तो सियासत आती नहीं है और पता नहीं एक जरदारी और पता नहीं सब पे भारी। मैं कहता हूँ कि इमरान खान जिसको सियासत नहीं आता नहीं, राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला है और मरकजी हुकूमत का सबसे बड़ा मोहरा है, राना सनाउल्लाह की भड़कें, तारड़ की सारी शेखियाँ, पीपल्स पार्टी की सारी साजिशें, पीपल्स पार्टी के अपना नासिर शाह और शजील मेमन के पैसे, जरदारी साहब की सारा खरीदो फरोख्त के साथ साथ वो चंद मीडिया एंकर्स या चंद मीडिया के लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप पे चलते हैं, उन सब को ना इमरान खान ने परसों ना मैट पे लटा दिया, बिल्कुल उनकी सियासत फारिग कर दी है। और आसिफ जरदारी जो सबसे भारी होते थे पैसों के मामले में, सर इनका जवाब दे देना, ये बंदे वापस कैसे आए आपके पास? खत्म कर दिए। नहीं, ये तो ठीक है, आपकी बात आपने जो कहा मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए, ये बंदे कैसे वापस आए? मैं यही तो बात आपको समझा रहा हूं कि एक तरफ इमरान खान का नजरिया और उसकी जो उसकी मकरतीसी ताकत है, जो एक उसकी शख्सियत है, उसने ये सारा कुछ सिंध के गरीब लोगों का जो पैसा था वो लूट मार का यहाँ आके खरीदने के लिए पंजाब के इसको, तो वो नोक नहीं बिके। यानी पाकिस्तान की तारीख बदली कि पहली दफा एक जरदारी पंजाब से खाली वापस गया और नाकाम वापस गया। और देखे ना जरदारी सब किस बात में भारी है, बंदा उनका वोटर कोई है नहीं, इलेक्शन वो लड़ नहीं, पंजाब में 2 सीटें उनके पास है नहीं, यहाँ पे इस्लामाबाद में जब पीटीआई और नून को 1-1 लाख वोट पड़ा। कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि एक एफआईआर तो आप कटा नहीं सकते। अच्छा अब्बासी साहब, आपकी इजाजत से एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कादिर मंदोखेल साहब भी बैठे हैं, ज़ुबैरी साहब हैं, अब्बासी साहब हैं, उनसे बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। कादिर मंदोखेल साहब बहुत सारे जवाबात लेकर बैठे हुए हैं, सवालात। गो अहेड सर। मैं अब्बासी साहब उनकी पार्टी को बेवकूफ़ों का टोला नहीं कहूँगा, नादानों का टोला कहूँगा। ये दुनिया में कौन सी मखलूक है
कि अपनी हुकूमत तोड़ के कह रहे हमने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिए। ये इससे बड़ी अक्लमंदी मैं इनको दाद देता हूं। इलेक्शन में जाने के लिए नहीं, मतलब अपनी हुकूमत तोड़ के बड़े अपने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। एक सरदारी सब पर बारी नहीं है, इमरान सबसे बारी है। खुदा का वास्ता, वो लोग आपको देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे, वो ये कौन सी अक्लमंदी की। और फिर दूसरी बात दोबारा मैं कहूँगा, इन्होंने फारूक लगारी और गुलाम इसा खान की लहन में अपने आप को खड़ा कर दिया असम्बली तोड़ के। और फिर क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं है, कहाँ गए है वो अरबों डॉलर जो टेलीफोन से आने थे, कहाँ गए वो सैलाब ज़दगन की जो उन्होंने मदद करनी थी, कहाँ गया आपका वो हेल्थ कार्ड, कहाँ गया आपकी दूसरी जो शेख चली की वो अंडे बकरे गाय वो किधर गए, वो स्कीम उनके किधर गए, वो पूरा कर दिए। 9 साल पुख्तनख्वा में कुछ नहीं कर सके, 4.5 साल यहाँ पे पूरे कर दिए, पंजाब में कुछ नहीं कर सके। अब इनके पास यही है कि अपनी टांग पे फायरिंग करके और एफ आई आर कटो, जो अभी जुबैरी साहब को बताया जो बात जो जालसाज होते हैं वो अपनी टांग पे फायरिंग करके फिर एफ आई आर करे, फलानी मेरे पास फायरिंग कर खान साहब के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी टांग पे खुद फायरिंग की है। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, आप तशबीह दे रहे हैं इस बात। अच्छा सुन लो। नहीं ये आप इसको क्लियर करें ना, मुझे सुन, इसको क्लियर करें प्लीज। अच्छा, मैंने अपनी टांग पे वो वाक़े से नहीं कि मैंने अपनी हुकूमत तोड़ के और खुद को शहीद बनाने की मैंने वो मुआवरत दिया है। आप कुछ और ना, आपने एकदम दूसरे तरफ ले गए। गोली भी लगी है ना उनको सर, उनको गोली भी लगी है। अल्लाह सियत दे, अल्लाह सियत दे। ये वही लोग हैं जिन पे ये बगले बजारे, वो तो उस बेचारे का एफ आई आर नहीं कटा सके। वो तो एक 22A की पिटीशन जो अभी जुबैरी साहब समझते हैं कि अगर आपकी एफ आई आर नहीं करती है तो आप अदालत में 22A की पिटीशन दाखिल वो नहीं कर सकते। ये वजीर दाखिला, ये वजीर आला जिसको ये पंजाब के डाकू कहते थे। और फिर ये वही परवेज़ इलाही है जिसने इमरान नियाज़ी साहब को शटअप कॉल दिए कि आइंदा तुमने जनरल बाजवा के खिलाफ बोला मैं और मेरी पार्टी खड़ी होगी। और फिर इनके तर्जुमानों को बोला इनकी औकात क्या है जनरल बाजवा के खिलाफ बोलने के लिए। और कर दिया उन्होंने, समरी भेज दी है भाई, कहा पार्टी अच्छा, अलग पार्टी भाई मैं ये सारी बातें भूल जाएंगे। और फिर उसके बाद उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस के बारे में कि मैंने उसको तहसील से उठा के मैंने वज़ीर आला बनाया। फिर उसके अलावा उसने ये कहा, साथ साथ ये कहा कि ये एहसान फरामोश ना बने क्योंकि जनरल बाजवा ने IMF की डील कराई, जनरल बाजवा ने इसको पूरे यूरोप घुमाया, जनरल बाजवा ने CPEC कराई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनका पंजाब का वज़ीर आला कह रहे हैं। वो मानते हैं कि उनका हमारे पर अच्छा खुद कहते हैं, एडमिट करते हैं इस बात को। सब कुछ बातों के बावजूद ये उनका बड़ा वफादार है। ओ भाई ये जो बातें आपको गालियां सुनाई है इसको कोई जवाब है आपके पास? नहीं है। और फिर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि मोनिस इलाही जो कि करप्ट तरीन जो ना नौजवान वजीर है, उसको कल तक आप करप्ट कहते थे, आज अपने सीने से लगाई। ये वही मोनिस इलाही है, खुद मैं नहीं कह रहा हूं, परवेज इलाही का कहना है कि ये कल तक तो मोनिस को मानते नहीं थे। ये सारी बातें आवाम नहीं सोच रही, ये आपकी जो देखने वाले वो नहीं समझ रहे कि परवेज इलाही ने क्या कुछ नहीं कहा इमरान नियाज़ी के बारे में। आज वो बड़ा वफादार है, शेख रशीद ने भी बयान दे दिए, इसने वफादारी निभाई, मोनिस इलाही ने भी ट्वीट कर दिए हमने वफादारी निभाई। ये जो आपने गालियां दी है उसको, तो वो गालियों को कोई जवाब है कि या उस अगले को थोड़ा सा हया है कि उसका जवाब दे कि यार नहीं चाहिए तेरे असम्बली, बाढ़ में जाए तेरे असम्बली, तेरे वजारत आला, मैं नहीं करता हूं। इतने सब कुछ के बावजूद मगर क्या करे, शर्म होता अपना। सदाकत बाजी साहब, फ्लोर इज योर सर, सुन लिया आपने? अच्छा, पहली बात तो इन्होंने एक इशारतन बात की कि अपनी टांग पे गोलियां मार के, तो उन्होंने बात के बावजूद भी ये वो मावरतन काम मैंने इसीलिए पूछ लिया था, उन्होंने कहा कि वो चीज नहीं है। मैं इसके बाद समझता हूँ कि अगर वो बात है भाई मैंने अपना नहीं था और हो गया। सुने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे जो हमला हुआ था वो बिल्कुल उन्होंने खुद नहीं कराया था, और जिसमें उनकी शहादत हुई वो उनको वाकई नाहक मारा गया था। मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं समझता हूं कि कोई भी अपने आप को गोली नहीं मार सकता। पहली बात तो ये होगी। दूसरा जो आपने जो मैं इस सारे आपकी बात के बाद जो आपका सवाल था मैं वो भूल ही गया, जरा मुझे दोबारा सवाल फारूकी साहब। नहीं इन्होंने आप भूल कैसे गए? इन्होंने मोनिस इलाही पे बात की है, इन्होंने करप्शन की बात की है। बता रहे हो इन्होंने आप क्यों बता रहे हो? इन्होंने बाजवा साहब की बात की है। बता रहे हो आप क्यों बता रहे हो? उसको याद नहीं है सारी बात? कई और होंगे। चले सुने मैं जब आपकी बात मैंने ये सुनी कि गोलियों, तो यकीन माने मैं बड़ा इंतहा पे चला गया था। अब आपने बात की मोनिस इलाही की, तो मैं बताऊं कि जब मोहतरमा को शहीद हुए थे तो जिसको आपने कातिल ली कहा था, अगले ही 2 महीने बाद आपने उसको अपना सीनियर वजीर बना लिया था। आपको शायद याद नहीं है, वो यही परवेज इलाही है। बाकी परवेज इलाही ने क्या, परवेज सुने परवेज इलाही जो है
वो एक अलग पार्टी है, हम एक अलग पार्टी हैं। उनका जल्दबाजा पे मौकफ बिल्कुल हम नहीं मानते, हमारा मौकफ वो नहीं मानते, उनका मौकफ उनके साथ, हमारा मौकफ हमारे साथ। हमने आपको कहा था ये गे नहीं होगा। परवेज इलाही इमरान खान के सामने बिल्कुल वैसे ही है जैसा एक लीडर के सामने एक उसका वजीर आला होता है। इमरान खान ने जब कहा उसने 1 मिनट नहीं लगाया। परवेज इलाही की बाकी बातों पे तनकीद जारी रहेगी, लेकिन उनकी जो है एक वफादारी उन्होंने दिखाई है। और ये जो बैठे थे कि जी ये अपना फारूकी साहब ये कहते हैं ना सियासत है कि दिखाना सज्जी तो मारना खब्बी। इनका ख्याल था कि वो हमारी तरह का ही एक जरदारी सब पे बारी वाला है, लेकिन परवेज इलाही ने साबित किया कि वो मैन ऑफ ऑनर है, जरदारी साहब नहीं है कि वादा क्या होता है रात गई बात गई, ये कौन सा कुरान और हदीस है, ये नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम आपसे भाग रहे हैं और आप आवाम से भाग रहे हैं। इसीलिए इमरान खान लोगों में मकबूल है और इमरान खान लोगों में जाना चाह रहा है। ये फर्क समझ इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन कब होंगे? क्विक कमेंट। देखें इलेक्शन 2 बातें हैं जी। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे पंजाब और केपी में। मरकज में ये कराएं तो इनकी मर्जी है, नहीं कराएं तो आगे 2/3 की अक्सरियत सूबों का हुकूमतें बैठी होंगी। और ये आपको पता है चोर भाग ही रहेंगे, इनके पास तो भागने के अलावा है ही नहीं। इन्हें अपनी पार्टी का नाम रख लें, कोई नाम बदल के कोई बागी लीग रख लें और कोई घोड़ा रख लें, क्योंकि आप भागने में मशहूर हैं। सब कुछ बोल कादिर मंदो खेल साहब, सर आप स्टूडियो तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आबिद ज़ुबैरी साहब से एक लीगल पॉइंट हमने लेना था, लिया, उन्होंने काफ़ी तवक्कुफ़ किया। मुल्क के मारूफ कानूनदान है, बहुत सारी चीज़ें हमारी करेक्ट भी करते रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सदाकत अब्बासी साहब ने बड़े लिमिटेड वक्त में उनको हमने मदऊ किया, वो आ गया, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची कुछ देर के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। मैं प्रोग्राम के इस हिस्से में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। हाफिज़ साहब आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, सुनने में ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन शायद इंतखाबात की तरफ ना जाए, बल्दियाती इंतखाबात कराची, हैदराबाद, दादू। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आज वैसे ही उन्हें ब्रीफिंग दी गई है कि दहशतगर्दी के खदशात हैं और इस वजह से कोई भी बड़ा वाक़या खुदा न ख्वास्ता हो सकता है। योर इनिशियल कमेंट्स ऑन दिस सर। इलेक्शन कमीशन ने आज तो पीपल्स पार्टी की या सिंध हुकूमत की जो नोटिफिकेशन था उसको तो रद्द किया है, मुस्तरद किया है और इलेक्शन कराने का कहा है। और जो अभी तक की रिपोर्ट मेरे पास आई है, जिन इदारों की तरफ से बात हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी ने फिर भी कहा कि इलेक्शन होगा। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि इलेक्शन कमीशन, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन का इनेकाद है, वो अब इसका इनेकाद करेंगे और अगर उन्हें एक्स्ट्रा फोर्सेस की ज़रूरत है तो वो भी वो तलब कर सकते हैं और इसका पूरा इख्तियार आइन के आर्टिकल 220 के मुताबिक उनको हासिल है। और अब कराची के और हैदराबाद के अवाम को इस बात का हक़ मिलना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। 2.5 साल से भाग रहे हैं ये लोग, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, पार्टियों को जोड़ तोड़ करके फिर उसके बाद उनको ये मौका फराहम करो कि उनकी फरमाइश पर इलेक्शन ही ना किए जाएं जी। और चूँकि वो उस गेम में नज़र आ रहा है कि लोग उनसे नाराज़ हैं और उनको मुस्तरद कर रहे हैं, तो चूँकि उनको मुस्तरद कर रहे हैं और वो बहुत चहीते और लाडले हैं, तो लिहाजा उनकी फरमाइश पर इलेक्शन ही ना करवाया जाए। ये कौन सा तरीक़ा है? ये तो कोई जमहूरी अमल नहीं है, ये तो जमहूरियत दुश्मन, अवाम दुश्मन, कराची दुश्मन फैसला है। हम इसको कबूल नहीं कर सकते। हम तो कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, फेस करो, सब जाएं इलेक्शन में। क्या है डर किस बात से? अवाम से खौफ है ना, इसीलिए तो भागना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है हाफिज साहब, कता कलामी की माजरत, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछना जरूरी है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर सिंध हुकूमत की इस वक्त करता धरता वो नहीं चाहती या फेडरेशन ही नहीं चाहती, यानी वफाक नहीं चाहता कि बल्दियाती इंतखाबात हों कराची, हैदराबाद में, दादू में? जमील भाई देखें, एक तो आप मजमूई तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर कंडक्ट देखेंगे ना, जो मरकज़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इनमें से कोई भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना चाहता, वो तो एक अलग बहस है। इसलिए कि उन्हें अपने मकामी अपने ही लोगों से भी खौफ आता है।
जहां भी सही मानों में डेमोक्रेसी परवरिश पाएगी, ये पार्टियां जो बज़ाहिर अपने आप को जमहूरी कहती हैं, ये सारी की सारी बेदखती हैं। पंजाब में भी इलेक्शन नहीं होते, केपी में भी नहीं होते, सिंध में भी नहीं होते, कोर्ट को कराना पड़ता है। यहां तो पीपल्स पार्टी का तो ये रवैया आपने देखा 2009 से 2015 तक नहीं हुए, जबकि उस वक्त इनके साथ मुकम्मल इत्तेहाद में एमक्यूएम थी जी। सारे इख्तियारात छीन लिए इन्होंने हमसे, एमक्यूएम उसमें शामिल रही, सारी लिमिटेशन उसको भी गलत हुई, एमक्यूएम उसमें शामिल थी और इलेक्शन इन्होंने 6 साल तक नहीं कराए थे, कोर्ट के जरिए हुए। अब उसके बाद दोबारा 2.5 साल से नहीं करवा रहे, और जब से एमक्यूएम इनको दोबारा प्यारी हुई है ये और ताकतवर हो गई, इसलिए कि हमेशा एमक्यूएम ने कराची को बेचा है, कराची को फरोख्त किया है इन वडेरों और जागीरदारों के हाथों, जो अपने मकामी सिंधियों का इस्तेसाल करके अक्सरियत हासिल कर लेते हैं। लिहाजा कराची दुश्मनी रवैया तो इनका बहुत वाज़ेह है। अगर इतने ही कराची के हमदर्द थे तो रिजीम चेंज के मौके पर जरा कहते हैं ना कि आप इख्तियारात मुंतकिल करेंगे तो हम आपको वोट देंगे, और डिलिमिटेशन सही करेंगे तो हम आपको वोट देंगे। एक बात तो क्लियर है कि अब इन सब का इत्तेहाद ऐसे तो नहीं हुआ, वो नहीं चाहते कि बल्दियाती इंतखाबात हों कराची के अंदर, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आप एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं रिजीम चेंज, ये वाला लफ्ज पीटीआई भी इस्तेमाल करती है, तो क्या आफ्टर इलेक्शंस अगर हो जाते हैं, अभी तो सपोज कर रहे हैं हम, आपका कोई अलायंस बन सकता है तहरीक इंसाफ के साथ? यार जमील भाई, अभी तो 2 दिन हम पर इतने भारी हैं कि इलेक्शन करवाएं और सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें, उसके बाद तो देखें, जाहिर है कि जब इलेक्शन हो जाता है तो फिर उसमें लाइक माइंडेड लोग भी और मुख्तलिफ लोग भी इस पर आपस में बातचीत करते हैं और देखा जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल दिल की बात, कराची से तो सबने मायूस किया है, इंक्लूडिंग पीटीआई। अच्छा। बहुत सारी चीजें इन्होंने एमक्यूएम के साथ बैठकर तय की, मरदमशुमारी की गिनती हमारी नोटिफाई कर दी, आधी कोटा सिस्टम में इजाफा कर दिया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट किया, ग्रीन लाइन नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, कोई एक प्रोजेक्ट इन लोगों ने विफाक में बैठकर कराची के लिए नहीं किया। इस सब शिकायत के बावजूद जाहिर है कि अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर दोनों का इत्तेफाक है तो दोनों अपने अपने मौक़िफ़ को बयान करें। लेकिन मैं कराची के आवाम से बस ये कहता हूं कि हमें इतने वोट दें कि हम कंफर्टेबली बल्दियाती निज़ाम को चला सकें, फिर हम सबको साथ लेकर चलेंगे, फिर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब हमारे जो है वो सियासी मुखालिफ हो सकते हैं, हमें किसी की ज़ात से मसला नहीं है और हम पार्टियों की इज्जत करते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि फरमाइशी प्रोग्राम पर इलेक्शन ही ना होने दें, ये कोई तरीका नहीं है कि करप्शन करें और लूट मार करें, ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो 15 अरब रुपए के पैच वर्क में से 14 अरब रुपए खा जाएं और आपकी पार्टनर एमक्यूएम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर कराची को बेच दे, ये नहीं चलेगा। अभी भी कुछ लोग चोर दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहे हैं, ये जो पार्टियों का इलाका ऐसे थोड़ी हो गया है, ये तो चाहते ये हैं एक आमिराना तरीके से चोर दरवाजे से, चूंकि आवाम ने तो मुस्तरद कर दिया है, ये 1 हो 3 हो 4 हो 10 हो, क्या फर्क पड़ता है, लोग इनको पसंद नहीं करते। लोगों को इनकी गालियां याद हैं जो मीडिया पे बैठ के एक दूसरे को दे रहे थे, लोगों को याद है ये अपनी खवातीन तक को नहीं छोड़ रहे थे मीडिया पे, उनके खिलाफ भी बात कर रहे थे, उनको याद है कि जिनको जानवरों से तशबीह दे रहे थे एक दूसरे को, उनको याद है कोई 10 अरब रुपए का करप्शन का इल्जाम लगा रहा था और एक दूसरे को राका एजेंट कह रहा था। ये सारे लोग भानुमती का कुनबा इकट्ठा कर दिया है, ये जो साजे की हड्डियां है ना, ये बीच चौराहे पे फूटेगी। एक और चीज सुनने में भी आ रही है हाफिज साहब, एक और चीज सुनने में आ रही है कि एमक्यूएम विफाक से अलहदगी कर सकती है, ये अभी जराए से कुछ देर पहले खबरें चल रही थी, तो अगर विफाक से भी अलहदा हो जाए तो ये सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करके अपना एडमिनिस्ट्रेटर लेके आना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे थे? नहीं, देखें ये तो इनका पुराना तरीका है, ब्लैकमेलिंग की सियासत तो कोई आज से थोड़ी कर रहे हैं, ये इसी तरह से वोट बेचते हैं, ये इसी तरह से चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, कौन हमारा दाम ज़्यादा लगाएगा। हमेशा इन्होंने किया और कराची की तौहीन की है, कराची के आवाम की, खुसूसन महाजिर आवाम की तौहीन की है इन्होंने, हमेशा हमें बेचा है और ख़ुद फ़ायदा उठाया है। अभी भी आप देखें ना, मिनिस्ट्रियाँ पकड़ी ना इन्होंने, गवर्नरशिप ली, एडमिनिस्ट्रेटर सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाए, कराची के आवाम के लिए क्या लिया? कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक बात, कोई एक इख्तियार, कोई हल्का बंदी, कुछ भी नहीं किया। और अब भागने के लिए सिर्फ ये तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं। हाँ, 2 सूरतें हो सकती हैं एमक्यूएम की, या तो लगता है कि खान साहब से किसी की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो इस वजह से ये छोड़ देंगे विफाक को, या फिर ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग करेंगे और रेड बढ़ा के छोड़ेंगे। सर सोचिए, ये हाफिज खान साहब से अगर अंडरस्टैंडिंग हुई होती तो सिंध के अंदर उन्होंने तमाम धड़ों को अपने जोड़ लिया है, वो तो खान साहब के लिए जहर कातिल होंगे कराची में पीटीआई के लिए। आपको क्या लगता है कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत? मैं भाई इस सपोजिशन को शायद मैं मानने को तैयार नहीं हूं, आपके पास कोई लॉजिक है? बात कह रहा हूं, मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि एमक्यूएम कभी भी इस तरह से नहीं जाती इधर उधर, अपना मफाद देखती है, अपने लोगों का मफाद देखती है और कराची को फरोख करती है। इसलिए मैंने कहा, इसलिए भाई मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, मुझे तो ये पता है इलेक्शन होना चाहिए
और कराची हैदराबाद के लोगों को अपना मेयर मुंतखब करना चाहिए। बदतरीन हालात हैं, टूट फूट है, पूरा शहर तबाह हुआ है, इनकी सियासत ही ख़त्म नहीं हो रही, इनकी फरमाइशी प्रोग्राम ही ख़त्म नहीं हो रहा। तो भाई ये जो लोग भी इनको ये सब कर रहे हैं ना, उनको भी समझना चाहिए कि अब आवाम इतने बेशऊर नहीं है और इस अमल को सब अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। सर, और मैं चाहता एक लम्हे के लिए सपोज कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करा देता है, आपकी विश के मुताबिक कराची, हैदराबाद, बाकी जगहों पे बल्दियाती इंतखाबात, तो आप कहां पे रेट करते हैं जमात इस्लामी को अपना मेयर लाने के लिए, अपने कैंडिडेट्स जितवाने के लिए रेट कहां पे करते हैं इस वक्त? अल्लाह का शुक्र है, देखें मैं हर पार्टी अपने लिए बहुत अच्छी राय रखती है, लेकिन मैं नहीं दे रहा, अवामी राय के सर्वे मौजूद हैं, साइंटिफिक होते हैं, वो सब मानते हैं उसको। उसमें कराची के लोगों की अक्सरियत ये चाहती है कि अब जमात इस्लामी कराची के निज़ाम को संभाले और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो बड़े अपने लीडर्स को बहुत पसंद करते हैं, एक अजीब व गरीब फिनोमिना है इस वक्त कराची में, वो सब अपने लीडरों को पसंद करने के बावजूद कहते हैं कि कराची का निज़ाम जमात इस्लामी को संभालना चाहिए। ये अर्ज है, ये ज़रूरत है, ये हमारे बच्चे मर रहे हैं, ये इनके लिए जॉब नहीं है, तालीम नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, चिंची के धक्के हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए लोग चाहते हैं कि ईमानदार, दयानतदार, बाकिरदार और साथ साथ सलाहियत वाले और टीम वर्क वाले कोई एक पार्टी आए कि जो नेमतुल्लाह खान की तरह दयानतदार और साफ पार्टी आए, हालात को देखे और इंतखाबात यानी बल्दियाती इंतखाबात कराची के लिए होना बुनियादी हक है कराचीइट्स का, हैदराबाद वालों का, बाकी जगहों का, वो नहीं हो रहे, उनको रोकना इंतहाई गैर ज़रूरी होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज़ नईम रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।